So next we will do example number 21 of chapter number 10 of book Linear Algebra, page number 10.33. Statement of example is let alpha 1, alpha 2 up to alpha n be the orthonormal set in a finite dimensional inner product space V. ये सारे ऑर्थोनॉर्मल एलिमेंट ये ऑर्थोनॉर्मल सेट दिया हुआ है फाइनाइट डायमेंशनल इंटर प्रोडक्ट स्पेस V का. If summation I varies from 1 to n, inner product of beta comma alpha I magnitude square is equal to norm of beta square for every beta belongs to V, then show that alpha 1 alpha 2 up to alpha n is basis of V. एक ऑर्थोनॉर्मल सेट दिया हुआ है, इनर प्रोडक्ट स्पेस V दिया हुआ है, एक कंडीशन सेट दे रखी है कि ये टर्म इसके इक्वल है. हमें शो करके दिखाना है ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n ये एलिमेंट जो ऑर्थोनॉर्मल एलिमेंट्स जिनको कह रहे थे ये बेसिस होंगे. तो बेसिस के लिए हम दो पार्ट प्रूव करके दिखाते हैं. एक ही प्रूव करके दिखाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा हम प्रूव करके दिखाएंगे बेसिस के लिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स of this set. That means every element of V can be expressed as linear combination of alpha 1 alpha 2 up to alpha n. तो सबसे पहले हमने एक जब भी हमें कोई भी एग्जांपल जैसे हमने पिछला बेसल्स इनइक्वालिटी करी थी उसमें भी हमारे पास जब बेसिस या ऑर्थोनॉर्मल सेट के एलिमेंट दे रखे थे u1 u2 un और हमने एक एलिमेंट लिया था u जो v को बिलोंग कर रहा था, तो हमने ये इन्हीं एलिमेंट्स को u माइनस समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n u कोमा ui का इनर प्रोडक्ट ui इसको हमने नाम दिया था v. तो सेम अब हम यहाँ पर भी करेंगे. सबसे पहले हमें एक एलिमेंट बीटा दे रखा है वी में से और अल्फा अल्फा टू अल्फा एन ये ऑर्थोनॉर्मल एलिमेंट्स दे रखे हैं. तो सेम वही हम बीटा माइनस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बीटा को अल्फा का इनर प्रोडक्ट इनटू अल्फा आई इस एलिमेंट को हम नाम देंगे गामा. जैसे सेम वहाँ पर पीछे यू आईज दे रखे थे, यहाँ अल्फा आइज दे रखे हैं, वहाँ एलिमेंट यू दिया हुआ था तो यहाँ पर एलिमेंट बीटा दिया हुआ है और उस एलिमेंट को हमने नाम वी दिया था तो यहाँ एलिमेंट को नाम हमने गामा दिया है. अब ये क्योंकि ये गामा जो वो वी को बिलोंग करेगा और अल्फा अल्फा टू अल्फा एन ऑर्थोनॉर्मल सेट है. ऑर्थोनॉर्मल का मतलब सेम एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा और डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 होगा. हम नॉर्म ऑफ गामा स्क्वायर से सॉल्व करेंगे. नॉर्म ऑफ गामा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ गामा कोमा गामा. फर्स्ट टर्म में गामा की हमने वैल्यू पुट कर दिया बीटा माइनस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा कोमा अल्फा आई इनटू अल्फा आई और गामा सेकंड टर्म में एज इट इज रखा है. अब इसका इनर प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे. बीटा कोमा गामा का इनर प्रोडक्ट माइनस ये जो हमारा स्केलर है समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बीटा कोमा अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट ये बाहर आ जाएगा और अल्फा आई का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा. अब टर्म बाय टर्म सॉल्व किया है. सबसे पहले इन्होंने सॉल्व किया बीटा कोमा गामा को सॉल्व किया है. अगर हम चाहे तो यहाँ पर ही डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो बीटा कोमा गामा को सॉल्व किया है. नेक्स्ट स्टेप में अल्फा आई कोमा गामा को दो अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व किया है. बीटा कोमा गामा को सॉल्व करेंगे फिर यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक स्टेप में अल्फा आई कोमा गामा का इनर प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे फिर वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो बीटा कोमा गामा की वैल्यू बीटा कोमा गामा की जो वैल्यू थी वो हमने जो स्टेटमेंट अभी हमने स्टार्टिंग में लिखी थी वही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी. बीटा माइनस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा कोमा अल्फा आई इंटू अल्फा आई के इक्वल आएगा. अब इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे. जब ये इनर प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे सबसे आएगा बीटा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस ये स्केलर है बाहर सेकंड वाली टर्म में से स्केलर बाहर नहीं कर रहा है इसलिए इसका कॉन्जुगेट आएगा और बीटा का इनर प्रोडक्ट के साथ हो जाएगा अल्फा आई के साथ इनर प्रोडक्ट होगा. तो ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ये जेड जेड बाहर है इसलिए मॉड जेड का स्क्वायर आ रहा है. नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे अल्फा आई का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट अल्फा आई एज इट इज साथ में हमें गामा की वैल्यू पुट करनी है. तो अब अगर हम देखें पहले भी हमने पीछे भी जब हमने बेसल्स इनइक्वालिटी की थी तब हमने इसमें कहा था कि जब हमारे पास देखा हमने पहली टर्म में आई आ रहा था पहली टर्म में आई था ही नहीं इसलिए हमने गामा की वैल्यू आई की टर्म में पुट कर दी थी. जब सेकंड टर्म देखे तो सेकंड टर्म में यहाँ पर आई इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए हमने गामा को आई की टर्म में ना पुट करके जे की टर्म में पुट कर सकते हैं. उन्होंने पहले आई की टर्म में पुट किया नेक्स्ट टाइम उसको जे की टर्म में पुट किया क्योंकि आई ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है. तो जे की टर्म्स में पुट करनी है गामा की वैल्यू. जहां जहां पर आई है वहां पर हम उसमें गामा की वैल्यू में जे पुट कर देंगे. तो आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा आई कोमा बीटा माइनस ये फिर से स्केलर बाहर निकलेगा तो उसका कॉन्जुगेट आएगा और अल्फा आई का अल्फा जे के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा. अब जे को पुट करना स्टार्ट करेंगे. जे को यहाँ 1 पुट करेंगे तो आएगा अल्फा आई कोमा अल्फा 1 डिफरेंट एलिमेंट है इसलिए इनका इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. प्लस समीशन जब सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट जे को हम 2 पुट करेंगे. जे को 2 पुट करेंगे यहाँ पर अल्फा आई कोमा अल्फा 2 का इनर प्रोडक्ट वो भी 0 हो जाएगा. जब जे की वैल्यू आई हो जाएगी तो यहाँ जे की जगह आई पुट करेंगे. यहाँ अल्फा आई कोमा अल्फा का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा. तो क्या रह जाएगा बीटा कोमा अल्फा आई का कॉन्जुगेट. तो ये टर्म आ गई बीटा कोमा अल्फा आई का कॉन्जुगेट. क्योंकि हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 2 थी इसमें हमने अल्फा आई कोमा गामा को सॉल्व तो कर लिया है. अब अल्फा आई कोमा गामा के साथ हमें टर्म क्या चाहिए बीटा कोमा अल्फा आई इनर प्रोडक्ट और साथ में समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n. तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. अल्फा आई कोमा गामा वाली टर्म के साथ हमें मल्टीप्लाई में क्या कर दिया है समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बीटा कोमा अल्फा आई. दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा आई कोमा गामा के साथ समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बीटा कोमा अल्फा आई दोनों साइड्स में हमने मल्टीप्लाई किया है. तो यहाँ पर बीटा कोमा अल्फा आई है और यहाँ अल्फा आई कोमा बीटा है तो इसको भी हम लिख सकते हैं बीटा कोमा अल्फा आई का कॉन्जुगेट. ये दोनों टर्म सेम है. एक के आगे प्लस का साइन है एक के आगे माइनस का साइन है तो ये टर्म कैंसिल हो गई क्या बन जाएगी 0. यानी जो इक्वेशन नंबर 2 की जो ये सेकेंड टर्म है ये टर्म हमारी क्या बन चुकी है 0. तो ये वैल्यू 0 हो चुकी है और इसकी बीटा कोमा गामा की जो वैल्यू है इनर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट जब करेंगे
तो ये वैल्यू आ जाएगी। और हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन बीटा कॉमा अल्फा आई के इन प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट का मॉड का स्क्वायर। तो यानी ये टर्म इक्वल दे रखी है, तो इसका मतलब ये टर्म 0 के इक्वल होगी। नॉर्म ऑफ गामा स्क्वायर 0 होने का मतलब गामा 0 के इक्वल होगा। जो हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में इस थ्योरम के स्टार्टिंग में जो हमने गामा की वैल्यू लिखी थी वो 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो बीटा जो है वो हम देखें बीटा किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है। अगर इसको एक्सपैंड करें आई 1 टू एन लेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख गया है। बीटा किसका एलिमेंट था, वी का, और अब वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, यानी कि वी का कोई भी एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। यानी ये सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन वी को स्पैन कर रहा है। और हमने पिछली थ्योरम में भी प्रूव कर दिया था कि कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट हो और कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट जो होगा वो बेसिस बनता है। ये थ्योरम हमने प्रूव की थी। वो कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। 10.10.1 थ्योरम में हमने प्रूव किया था जो भी ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 21 में ये सेट ऑर्थोनॉर्मल दे रखा था, यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो था ही। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के साथ साथ हमने प्रूव करके दिखा दिया कि वी इसे स्पैन भी हो रहा है, यानी कि बेसिस के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। देयरफॉर अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एन इज basis of V. Next theorem 10.12, every finite dimensional vector space is an inner product space. जो भी finite dimensional vector space होगा वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। तो सबसे पहले हमने V को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लिया है। फाइनाइट डायमेंशन का मतलब इसकी डायमेंशन फाइनाइट होगी, तो हमने इसकी डायमेंशन सपोज कर ली। इसकी डायमेंशन कितनी है, n। डायमेंशन V की हमने n ली है, और हमने क्योंकि हमें पता फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास एक बेसिस होते हैं, क्योंकि जिसकी डायमेंशन n है तो उसके पास बेसिस होंगे, n एलिमेंट्स होंगे बेसिस में। तो u1 u2 un जो है वो उसके हमने बेसिस के एलिमेंट्स लिए हैं। अब हमने क्या करना है, जो भी V है जिसको हमने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लिया उसके ऊपर हम प्रूव करके दिखाएंगे कि इनर प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो सबसे पहले ये बेसिस दिया हुआ है u1 u2 अप टू un, u1 u2 un बेसिस दिया हुआ है। तो देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। 3 एलिमेंट्स हमने V में से लिए हैं, u v w। u a1 u को जैसे u भी एलिमेंट है V का तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा u1 u2 un का। तो हमने u को लिखा है u इज इक्वल टू a1 u1 a2 u2 प्लस अप टू सो ऑन an un। V को भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, तो हमने V को लिखा है b1 u1 प्लस b2 u2 अप टू bn un। सिमिलरली w इज इक्वल टू c1 u1 प्लस c2 u2 अप टू cn un। और हम इनर प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, u v का इनर प्रोडक्ट हमने खुद डिफाइन किया है। u के साथ जो स्केलर्स हैं और b के साथ जो स्केलर्स हैं उनका फर्स्ट वाले स्केलर का तो एज इट इज रखा है, सेकंड वाले के स्केलर का कॉन्जुगेट लिया है, यानी इस तरह से डिफाइन किया a1 b1 बार a2 b2 बार अप टू an bn बार, ये हमने डिफाइन किया है। अब हम चेक करके दिखाएंगे कि u v का इनर प्रोडक्ट, क्योंकि हमने इनर प्रोडक्ट खुद डिफाइन किया तो हम इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि हमने शो ये करके दिखाना है कि v जो होगा वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। तो पहली प्रॉपर्टी में हम ये प्रूव करके दिखाते हैं u v इज इक्वल टू वी यू का कॉन्जुगेट, या ये भी प्रूव कर सकते हैं कि वी यू इज इक्वल टू यू वी के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो ये बहुत ईजी प्रॉपर्टी है, यू वी का कॉन्जुगेट लेना है, यानी ये जो टर्म लिखी हुई है समेशन ए आई बी आई बार, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट जब इस टर्म के ऊपर आएगा तो वो बन जाएगा ए आई बी आई बार का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को सेपरेट करेंगे, ए आई के ऊपर बार आ जाएगा, बी आई के ऊपर डबल कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो इसलिए वो बी आई रह जाएगा। तो उसको लिख दिया बी आई ए आई बार। और अगर हम इनको बी आई ए आई बार यानी इंटरचेंज कर दे तो वो किसका इनर प्रोडक्ट बन जाएगा, वी कॉमा यू का। सेकंड पार्ट, u कॉमा यू का इनर प्रोडक्ट हमें प्रूव करके दिखाना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब हम u का u के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ए आई और यहाँ बन जाएगा ए आई बार, यानी कि वो जेड जेड बार की प्रॉपर्टी से मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और हम मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव होगा तो उनका सम भी नॉन नेगेटिव होगा। तो ये पार्ट भी प्रूव हो गया है। साथ के साथ हमें ये भी प्रूव करके दिखाना है इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा यू इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू 0। तो u कॉमा यू का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये हमने सॉल्व किया था, u कॉमा यू का इनर प्रोडक्ट इसके इक्वल आया था। देयरफॉर इफ एंड ओनली इफ दिस समेशन इज इक्वल टू 0। और हमें पता है इस समेशन को अगर हम एक्सपैंड करके लिखें मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एन स्क्वायर, सारी टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं और सम अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब हर एक टर्म जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। मॉड 0 होने का मतलब वो नंबर ही 0 के इक्वल होता है, तो ए आई किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो जो हमने ये u लिया था a1 u1 प्लस एंड सो ऑन a2 u2, इसमें सारे ai 0 हो गए, इसका मतलब u जो है वो 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ चल रहा था, देयरफॉर इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू 0। लास्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव करके दिखाएंगे au प्लस bv कॉमा w का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू a टाइम u कॉमा w का इनर प्रोडक्ट प्लस b टाइम v कॉमा w का इनर प्रोडक्ट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे au प्लस bv कॉमा w का इनर प्रोडक्ट। au प्लस bv जब हम करेंगे, au प्लस bv करना है, तो जैसे u पहले तो au प्लस bv को सॉल्व करेंगे, ये a टाइम u करेंगे प्लस b टाइम v करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा a आई प्लस b आई और u आई दोनों में से कॉमन निकल जाएगा समीशन में। तो ये बनेगा a आई प्लस b आई कॉमा u आई समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू और w की वैल्यू भी हमने सब्स्टिट्यूट की।
और हमें पता है कि दो एलिमेंट u और v अगर ये हो, u और ये v दिया हुआ है, इनका जब हम इनर प्रोडक्ट लिखते हैं तो हम इसका स्केलर ai और इसके स्केलर जो है bi उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और फिर समीशन फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हमें ये दो एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट लेना है तो फर्स्ट वाले का जो स्केलर है वो है aai प्लस bbi और दूसरे का जो स्केलर है वो है ci, उसका कॉन्जुगेट लेंगे और समीशन फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट इनको सेपरेट कर देंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें से a को कांस्टेंट टर्म a समीशन में नहीं आ रहा है, a को बाहर निकाल देंगे समीशन से, b को यहाँ से समीशन से बाहर निकालेंगे। तो जब a को बाहर निकालेंगे तो ये जो इनर प्रोडक्ट बनेगा वो u, w का इनर प्रोडक्ट बनेगा और ये इनर प्रोडक्ट किसका बनेगा, v, w का इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाता है। Next theorem number 10.13, let f be a linear function on a finite dimensional inner product space V, then there exists unique vector V such that f of u is equal to u, v का inner product for all u belongs to w। f linear function दिया हुआ है finite dimensional vector space V पे, यानी f जो है वो V से लेकर f तक का लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। हमें एक यूनिक वेक्टर एग्जिस्ट करवाना है v जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो सबसे पहले लीनियर फंक्शन है, हमने एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिया है क्योंकि v फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसके पास एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा। उस सेट का नाम हमने s रखा है, यानी डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, सेम एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। तो हमने एक एलिमेंट डिफाइन किया है जिसको हमने नाम दिया है v इज इक्वल टू समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n, क्योंकि हमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करवाना था v, तो हमने वो v इस तरह से डिफाइन किया है, v इज इक्वल टू ये बनेगा f ऑफ u1 बार इंटू u1 प्लस f ऑफ u2 बार इंटू u2 अप टू f ऑफ un बार इंटू un। ये हमने खुद डिफाइन किया है क्योंकि ये v जो एलिमेंट है वो u1 u2 अप टू un का लीनियर कॉम्बिनेशन है और ये सारे एलिमेंट जो हैं वो v के क्या दिए हुए हैं, बेसिस के एलिमेंट दिए हैं, यानी जो भी इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो v को बिलोंग करेगा। तो ये v जो है वो u1 u2 un का लीनियर कॉम्बिनेशन है, देयरफॉर v बिलोंग्स टू v। नेक्स्ट, क्योंकि हमने खुद एक फंक्शन g डिफाइन कर रहे हैं v से लेकर f तक जो इस तरह से डिफाइन हो, g ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कोमा v। सबसे पहले हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि g जो है वो लीनियर फंक्शन है। जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाते हैं कि t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v, या फिर t ऑफ au, साथ में ये प्रूव करते हैं t ऑफ au इज इक्वल टू a t ऑफ v, या एक ही प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाते हैं t ऑफ au प्लस bv इज इक्वल टू a टाइम्स t ऑफ u प्लस b टाइम t ऑफ v। तो t जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर भी g को हमने लीनियर फंक्शन प्रूव करना है, तो दो a और b फील्ड के एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ a और b फील्ड के एलिमेंट लिया, वहाँ हम u और v वेक्टर के एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ पर u और v की जगह हमने अल्फा बीटा यूज किया, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v। तो g ऑफ a अल्फा कोमा प्लस b बीटा, यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन लगाएं a अल्फा प्लस b बीटा के अकॉर्डिंग तो ये बनेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा कोमा v। अब इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाते हुए a कांस्टेंट बाहर, अल्फा का b के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस b बाहर, बीटा का b के साथ इनर प्रोडक्ट। अब अल्फा कोमा b का इनर प्रोडक्ट जो होगा उसको हम नाम लिखेंगे g ऑफ अल्फा, बीटा कोमा b का जो इनर प्रोडक्ट होगा उसको हम लिखेंगे g ऑफ बीटा। तो g लीनियर फंक्शन बन चुका है। अब हम देखते हैं फॉर j वेरीज फ्रॉम 1 to n, हमने g ऑफ अल्फा खुद लिया है, g ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कोमा v, और जो स्टेटमेंट में हमें प्रूव करके दिखाना था f ऑफ u इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा v, ये g और f एक दूसरे जैसे ही दिख रहे हैं, यानी हम ये शो करके दिखाएंगे जो हमारा ये g है वो किसके इक्वल है, f के इक्वल है। तो हमने g ऑफ u j से स्टार्ट किया है, g ऑफ अगर u j लिखें तो वो किसके इक्वल होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ u j कोमा v, और v की जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी थी वो वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की है। अब जब इनर प्रोडक्ट इसका सॉल्व करेंगे, ये स्केलर है, जब स्केलर सेकंड एलिमेंट में से बाहर निकलेगा तो उसका बार आ जाता है, तो ये बार ऑलरेडी है, एक बार और आ जाएगा तो ये बार से बार कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n f ऑफ ui, और इनर प्रोडक्ट में रह जाएगा uj का ui के साथ इनर प्रोडक्ट, और uj का अब जब i को हम सॉल्व करेंगे, i को हम 1 पुट करेंगे, यहाँ आएगा i1, यहाँ i आएगा 1, और हमें पता है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, फिर प्लस i को 2 पुट करेंगे फिर 0 आएगा, जब हम i को j पुट करेंगे यहाँ f ऑफ uj आ जाएगा, uj का uj के साथ इनर प्रोडक्ट दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एंड सो ऑन, बाकी जितनी भी टर्म्स होगी i जो भी टर्म को वैल्यू पुट करेगा वो 0 आ जाएगा, तो सिर्फ क्या टर्म बचती है f ऑफ uj। तो g ऑफ uj f ऑफ uj के इक्वल है, uj हमने एक एलिमेंट लिया था यानी कि एक एलिमेंट के इक्वल है, एक एलिमेंट के लिए दोनों इक्वल आ रहे हैं तो सभी एलिमेंट्स के लिए इक्वल आ जाएंगे, यानी f जो है वो किसके इक्वल आ गया है, g के। यानी अगर हम यहाँ पर ये f जो g लिखा हुआ ये f के इक्वल है, यानी f ऑफ अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा कोमा v के। अगर f ऑफ अल्फा अल्फा कोमा v के इनर प्रोडक्ट के इक्वल है तो सिमिलरली f ऑफ u जो होगा वो u कोमा v के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हमने ये भी प्रूव करके दिखा दिया है, एक v एलिमेंट भी एग्जिस्ट करवा दी जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिर्फ हमें अब लास्ट पार्ट प्रूव करके दिखाना है, जो ये एलिमेंट v होगा ये एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। तब हम यूनिकनेस की तरफ चलते हैं, हमें प्रूव करके दिखाना है जो इस स्टेटमेंट में हमने v लिखा है ये यूनिक है, तो हम मान लेते हैं ये v की जगह एक और ऐसा सा एलिमेंट
एलिमेंट मिल रहा है W जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी एफ ऑफ यू जो होगा वो U, W के इनर प्रोडक्ट के इक्वल लिया है हमने, तो W भी लिया है इसी तरह का। अब हम V और W को इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। अभी हमने देखा था कि F और G जो है वो इक्वल है, तो एफ ऑफ यू जो है वो किसके इक्वल लिखा था हमने, U, V के, और अभी हम यहाँ लिख रहे हैं U, W के, यानी दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। इसको लेफ्ट पे लेके आएंगे और इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, U, W माइनस V इज इक्वल टू 0। U हमारा एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं है, ये एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। W माइनस V का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, तो W किसके इक्वल आ गया, V के, यानी ये एलिमेंट जो है वो यूनिक एलिमेंट है। नेक्स्ट है ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एवरी फाइनाइट डायमेंशन, क्योंकि हम इस थ्योरम का, इस प्रॉपर्टी का बार बार पिछले एग्जांपल्स में, पिछले थ्योरम्स में यूज करते आ रहे हैं। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, कि फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा तो उसके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होने चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लेंगे V, वो फाइनाइट डायमेंशन का होगा, उसकी डायमेंशन हम लेंगे n डायमेंशन होने का मतलब उसके बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे, वो n एलिमेंट्स लिए हमने U1 U2 अप टू UN। अब हमारे पास ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं, हमें कौन से, हमें क्या बनाना है, हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाना है। हमें ये सिर्फ सिंपल बेसिस दिए हुए हैं, हम इन्हीं एलिमेंट्स को एक्सटेंड करते हुए, ये इन्हीं बेसिस के एलिमेंट्स को एक्सटेंड करते हुए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे, क्योंकि ये सेट बेसिस है, इसका मतलब ये सेट जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और जो भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, यानी ये U1 U2 अप टू UN जो है वो एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू 0 होंगे। अब इसकी हेल्प से हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को डिफाइन करने लगे हैं। हम पहले V1 को डिफाइन करेंगे, U1 U2 UN दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम अब एक नया एलिमेंट्स का सेट डिफाइन करने लगे हैं, V1 V2 अप टू VN, और V1 को हम लेंगे, V1 किसके इक्वल होगा, U1 के, और फिर V2 को डिफाइन करेंगे। ये V2 को डिफाइन करेंगे V2 इज इक्वल टू U2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ इंटू V1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि V2 जो है वो नॉट, क्योंकि U1 तो हमें पता नॉट इक्वल टू 0, इसलिए V1 भी नॉट इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि V2 नॉट इक्वल टू 0 है या V2 इक्वल टू 0। अगर हम इफ वी टेक V2 इज इक्वल टू 0, अगर हम V2 को 0 के इक्वल लेते हैं, यानी ये U2 जो है वो इस टर्म के इक्वल आ जाएगा, और ये V1 जो था, V1 किसके इक्वल है, U1 के, यानी ये आगे तो स्केलर है, यानी U2 जो है वो U1 का स्केलर मल्टीपल बन गया है। U1 इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ U1, यानी U2 U1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी U1 और U2 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बट हमें ये सेट क्या दिया हुआ था, इंडिपेंडेंट। अगर ये सेट इंडिपेंडेंट है तो इसका सबसेट भी इंडिपेंडेंट होगा, तो यानी U1 और U2 अगर दो एलिमेंट्स इसी के सबसेट में है तो हमें पता है कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो यहाँ पर तो डिपेंडेंट आ रही है, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो है वो V2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब V2 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ लेंगे, ये V2 की वैल्यू पुट की, U2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 V1 इंटू V1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर, साथ में V1 लिखा है, तो इनर प्रोडक्ट जब सॉल्व करेंगे U2 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ, और यहाँ पर V1 को U1 ही पुट किया, बिकॉज V1 इज इक्वल टू U1। अब U2 का इनर प्रोडक्ट U1 के साथ माइनस, ये स्केलर बाहर आ जाएगा, U1 का इनर प्रोडक्ट U1 के साथ, ये नॉर्म ऑफ U1 स्क्वायर बनेगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों टर्म सेम और ऑपोजिट साइन के साथ है, ये भी कैंसिल होकर 0 आंसर मिल जाएगा, यानी V2 और V1 का इनर प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब V2 V1 के ऑर्थोगोनल हो गया है, यानी कि V1 V2 सेट ऑर्थोगोनल सेट है। ऑर्थोगोनल सेट का वही मतलब हुआ जिनका इनर प्रोडक्ट 0 हो। अब V1 डिफाइन हो गया, V2 डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे V3 की तरफ। V3 क्या लेंगे, V3 इज इक्वल टू, जैसे हमने V2 डिफाइन किया है, V2 में हमने क्या लिया था, V2 इज इक्वल टू U2 माइनस U2 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ इंटू V1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V1 के। ऐसे ही अब हम V3 डिफाइन करेंगे। V3 के लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, U3 के साथ इनर प्रोडक्ट V1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर माइनस U3 के साथ इनर प्रोडक्ट V2 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V2 स्क्वायर। तो इसको समीशन फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं। सेम जैसे अभी हमने देखा था V2 नॉट इक्वल टू 0 था, वैसे ही आएगा V3 नॉट इक्वल टू 0। V2 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ 0 आया था, ऐसे ही V3 का भी इनर प्रोडक्ट V2 के साथ भी 0 आएगा। V3 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ, वो भी चेक करके देखा, वो भी किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। V3 का इनर प्रोडक्ट V2 के साथ भी क्या आ रहा है, 0। यानी अब 3 एलिमेंट्स बन गए। पहले हमने 1 से शुरू किया, पहले V1 से शुरू किया, फिर हमारे पास V1 के साथ साथ करते करते V2 मिल गया, V1 V2 का एक ऑर्थोगोनल सेट बन गया। अब हमने V3 डिफाइन कर दिया, V1 V2 V3 का जो सेट है, 3 एलिमेंट का सेट V1 V2 V3 वो ऑर्थोगोनल बन गया। इसी तरह से हम करते जाएंगे। इन दिस वे वी कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल सेट V1 V2 अप टू Vn। अब ये सेट कैसा बन चुका है, ऑर्थोगोनल। बट हमें कैसा सेट चाहिए था, ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल में क्या होता है, ऑर्थोगोनल में सिर्फ ये पार्ट होता है
कि एलिमेंट्स का आपस में इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, और ऑर्थो नॉर्मल में क्या होता है, एलिमेंट्स का आपस में तो इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, बट ऑर्थो नॉर्मल में एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है कि सेम एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होता है। तो हमने अब ऑर्थो V1 पहले हमने स्टार्टिंग में सेट दिया था U1 U2 अप टू UN, उसकी हेल्प से हमने एक सेट बनाया था, ये सिर्फ ये सिंपल बेसिस का सेट दिया हुआ था। फिर हमने V1 V2 और VN सेट बनाया, ये हमने सेट ऑर्थोगोनल बनाया है। फिर इसी की हेल्प से अब हम W1 W2 अप टू WN एक सेट बनाएंगे, और ये जो सेट होगा ये ऑर्थो नॉर्मल सेट होगा। तो अब हम W1 डिफाइन कर रहे हैं। W1 क्या डिफाइन किया है, V1 को उसकी नॉर्म से डिवाइड कर दो, W2 V2 को उसकी नॉर्म से डिवाइड कर देंगे, एंड सो ऑन। WN जो होगा वो क्या होगा, VN को उसकी नॉर्म से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो सेट होगा, अब हम देखें अगर हम ये देखें कि अगर अब हम ये देखें W1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V1 है, तो देखो नॉर्म ऑफ W1 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, V1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V1, इस पूरे का नॉर्म हो जाएगा। और जब हम ये नॉर्म सॉल्व करेंगे, ये न्यूमरेट नॉर्म ऑफ V1 बन जाएगा, और डिवाइड में भी नॉर्म ऑफ V1 है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया 1, यानी कि W1 का नॉर्म 1 आ गया। इसका मतलब W1 का इनर प्रोडक्ट W1 के साथ क्या आ गया है, 1। और अगर हम W1 का इनर प्रोडक्ट W2 के साथ देखें, तो W1 का इनर प्रोडक्ट W2 के साथ अगर हम देखें, तो W1 क्या है, V1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V1, और V2 क्या है, W2 का है V2 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V2। ये तो स्केलर है, ये बाहर निकल जाएंगे, 1 बाय नॉर्म ऑफ V1 इंटू नॉर्म ऑफ V2, और अंदर इनर प्रोडक्ट में क्या रहेगा, V1 V2। और हमने प्रूव किया था V1 और V2 ऑर्थोगोनल है, इनका इनर प्रोडक्ट 0 होगा। तो हमने देखा W1 W2 आपस में इनर प्रोडक्ट 0 दे रहे हैं, और सेम का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आ रहा है, यानी जितने भी W1 W2 अप टू WN तक का सेट है, ये हमारा जो सेट है ये ऑर्थो नॉर्मल सेट बन गया है। ऑर्थो नॉर्मल सेट भी है, और हमें प्रूव करके दिखाया था हमने अभी, जब ये थ्योरम 10.10.1 थ्योरम थी, उसमें हमने प्रूव किया था जो ऑर्थो नॉर्मल सेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो यानी ये सेट ऑर्थो नॉर्मल सेट तो है ही, इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया। और कितने एलिमेंट्स है इस सेट में, n, जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट, जितनी बेसिस की जितनी उसकी V वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हो, उतने ही अगर उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट आ जाए तो वही उसके बेसिस बन जाते हैं। ये हमने पहले चैप्टर में, पिछले चैप्टर्स में हमने थ्योरम की थी, चैप्टर नंबर 2 में, कि जितनी V की डायमेंशन है उतने ही अगर उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट हो तो वही उसके क्या बन जाएंगे, बेसिस। तो यानी ये W1 W2 WN इसके क्या बन चुके हैं, बेसिस। ऑर्थो नॉर्मल भी प्रूव हो गया है, बेसिस भी प्रूव हो गया है, इसलिए W1 W2 WN जो है वो हमारा क्या बन चुका है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। तो ग्राम-श्मिट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम में हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, हमने U1 U2 अप टू UN ऑर्थो नॉर्मल सिंपल हमें बेसिस का एलिमेंट्स दे रखे थे। इसकी हेल्प से हमने V1 डिफाइन किया, V2 डिफाइन किया, V3 डिफाइन करेंगे। V1 को हमने लेना है U1, V2 को लिया U2 माइनस U2 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ इंटू V1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर, और V3 ऐसे ही लेंगे U3 माइनस U3 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ, फिर V1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर माइनस U3 का इनर प्रोडक्ट V2 के साथ, V2 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V2 स्क्वायर। ऐसे ही V4 अगर डिफाइन करना चाहे तो आएगा U4 माइनस U4 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ, V1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर माइनस U3 का इनर प्रोडक्ट V2 के साथ इंटू में V2 डिवाइड में ये U4 V2 के नॉर्म का स्क्वायर माइनस U4 का इनर प्रोडक्ट V3 के साथ, बाहर मल्टीप्लाई में V3 और डिवाइड में नॉर्म ऑफ V3 स्क्वायर। तो इस तरह से प्रोसेस करते जाएंगे। और हमने देखा जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं V2 V3